जनता दल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के द्वारा इस समय किसानों की जो गोष्ठी है उसका आयोजन किया गया है। और इसमें इस समय आप देख सकते हैं इंद्री में एक निजी सीड्स प्लांट में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इंद्री हल्के के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इस समय जागरूक किया जा रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उन्नत खेती कैसे करें और किस तरीके से जो है आप लोग आमदनी को बढ़ा सकते हैं, ये सब इस समय बताया जा रहा है। जहाँ पर वैज्ञानिक जो यहाँ पर कृषि विभाग से पहुँचे हुए हैं वो इस समय किसानों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें, खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तस्वीरें देख सकते हैं इस समय आपको इंद्री से दिखाई जा रही है, जहाँ पर इस किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं बागवानी या फिर जो अन्य फसलें हैं उनको लगा करके भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये इस समय किसानों को जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, वो इस समय जागरूक करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पहुँचे सभी हमारे सीनियर ऑफिसर का और आप सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ बताया होगा, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। अभी ये जो किसान गोष्ठी जो है मेनली नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर है। वैसे मैं अभी आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारा इंद्री एरिया जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मेरे ख्याल से खाली करनाल ही नहीं, आसपास के 8-10 जिलों में नंबर 1 है। क्योंकि आप जैसा कि देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी अगर आज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो गार्लिक का एरिया है लास्ट ईयर 3500 एकड़ के आसपास था, इस बार 8000 एकड़ के आसपास है। और इसी के साथ शुगर केन का एरिया, शुगर केन हमारे यहाँ 18,000 एकड़ के आसपास है। और सरसों का भी एरिया डे बाई डे बढ़ रहा है। सरसों का एरिया लगभग 5 से 6,000 एकड़ के आसपास है यहाँ पे। और इसके अलावा जो अभी गुआवा की जो है, अभी अमरूद का या बाग उनकी बात करें तो वो भी डे बाई डे बढ़ रहा है। और फार्मर्स एक फसल ना उगा के विभिन्न प्रकार की जो फसलें उगा रहे हैं, उससे लाभ जो है अधिक, मतलब उसको प्रोडक्शन भी और लाभ भी जो है अधिक मिल रहा है। लास्ट ईयर की अगर बात करें, हमारा जो एरिया है ये डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो गार्लिक का जो लहसुन का जो है ना, प्रोडक्शन भी नंबर 1 है मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में ही नहीं, नॉर्थ में पूरे में प्रोडक्शन के हिसाब से भी। और लैंड होल्डिंग कम है, लेकिन फार्मर आप देखोगे ना, उनका रहन सहन और वो इसी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से नंबर 1 पे है। और लास्ट ईयर तो मेरे ख्याल से कितने लाख तक का निकल गया होगा खाली। आप अगर मेरा आज इस किसान गोष्ठी के माध्यम से आप लोगों को ये है, वैसे तो हम लोग हर गांव में उसमें प्रचार और ये करते रहते हैं और आप सभी नोन बैठे हो, 99% मेरे ख्याल से नोन ही होंगे। तो ये जो बात हम लोग हर बार करते हैं, इसी वजह से जो है इंद्री एरिया जो है यहाँ पे जो खुशहाली है ज़्यादा है। और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मैं संजय जी और हरजीत जी, हम तीनों मिलकर अमरूद की खेती कर रहे हैं। अमरूद का बाग लगाया हुआ है। लगभग हम 15 एकड़ में अमरूद कर रहे हैं। और हमारी जो किस्म है वो हाइब्रिड किस्म है, ताइवान पिंक की। और मैं तो चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, सब इसको ट्राई करें और इस बागवानी की तरफ आए। इसमें आप जो अपनी फसल करते हैं जीरी और गेहूं की, उससे लगभग 3-4 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन वही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत करोगे तो उसका फल भी आपको उतना ज़्यादा ही मिलेगा। अब क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पहुँचे हैं, किसान संगोष्ठी का आयोजन किया है, क्या कुछ कहेंगे इसके लेकर? जी, एक्चुअली हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का ये इस तरह का एक मैंडेट है कि हम किसानों के बीच में जाके उनकी जो समस्याएं हैं या जो गवर्नमेंट ने, विभाग ने जो स्कीमें चलाई हुई हैं किसानों के लिए, क्या वो वाकई कारगर है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे गवर्नमेंट का जो बजट है वो भी इधर से गवर्नमेंट बजट भी दे और वो किसान के किसी काम का ना हो, तो यहाँ के किसान बड़े ही प्रगतिशील लगे। और जो हमारा आज का संगोष्ठी का जो विषय भी था, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिश है कि किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं और डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जो नई नई फसलें जो हमारी हमने पुराने ज़माने में हमने छोड़ दी थी, चाहे वो तिलहनी फसलें हैं, चाहे हमारा बागान है या मशरूम की खेती है, तो यहाँ के किसानों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ की एक बात और पता चली कि जो गेहूं का इनका रकबा था इस ब्लॉक का, लगभग 72,000 एकड़ एरिया इनका, अब की बार मात्र
40,000 एकड़ एरिया इनके पास रह गया। तो ये यहाँ का जो ब्लॉक है, यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उस स्कीम्स के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रुप किसानों का है और इन्होंने बड़ा अच्छा आज का इंतजाम किया। नेचुरल फार्मिंग को लेकर कहीं ना कहीं किसानों में डर होता है कि फसल का उत्पादन कम होगा, इस चीज़ से लेकर भी घबराते हैं। हाँ, ये भी बात है कि अगर हम अचानक से हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर देंगे और सीधे ही हम नेचुरल फार्मिंग पे आएंगे तो उससे एक बार तो जो है पैदावार में कमी आती है। परंतु मैंने यहाँ वही बात कही कि आप एकदम प्राकृतिक खेती की तरफ ना आके इसको इंटीग्रेट करें, केमिकल फर्टिलाइजर भी का भी इस्तेमाल करें। जैसे हमने सन 70 के दशक में जब हरित क्रांति के समय हमने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कृषि अधिकारियों ने किसानों को बताया, तो उससे बल्कि उस टाइम इतना लोगों में वो था कि कृषि विभाग ने पीछे से बाद में किसान के एब्सेंस में वो खाद डालना है और उसके बाद उनको बताया कि इसमें हमने ये स्प्रे किया था। तो किसानों ने जब उनको देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं तो किसानों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे ही प्राकृतिक खेती की भी बात है, एकदम तो किसान इसको अडॉप्ट नहीं करेगा, परंतु इसको धीरे धीरे सिंथेटिक जो हमारे केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल भी करें और साथ में हमारे नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको तरीके से उनको बनाए। देसी गाय की बात है, विभाग जो है देसी गाय पे भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है और साथ में उसके जो ड्रम वगैरह आते हैं, तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश है। और ये डर है, परंतु ये धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि एकदम आप उस पर आए, आप धीरे धीरे उसको केमिकल्स को कम करें और नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं। कहीं ना कहीं बागवानी को लेकर के भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरीके से, और सब्जियों को लेकर के जैसे जी, बागवानी में देखो यहाँ आने के बाद ये पता चला कि लगभग 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए की आपको आमदनी बाग से अमरूद की मिल रही है। इससे बड़ी आमदनी का स्रोत हो नहीं सकता। और अभी पिछले कुछ महीने से गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो किसी तरीके से बागानों की, खासतौर पे लीची की भी बात आई है। परंतु लीची में एक तो जो फ्रूट बीयरिंग है उसमें टाइम लगता है, तो उस पर थोड़ा सा अभी बात करने की ज़रूरत है। जो हमारे वैज्ञानिकगण हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ बात होगी कि किसी तरीके से उसको करें। और सब्जियों के प्रोत्साहन के लिए तो अभी आपने सुना भी है कि भाई स्टैकिंग है, चाहे और तरह की उनको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं किसान, तो उसको प्रोत्साहन गवर्नमेंट दे रही है। सब्जियों से आपको पता ही है कि सब्जियों से बड़ी, अगर समय से उनकी बिजाई की जाए, अर्ली ली जाए, अग्रिम जो हम कहते हैं फसल ली जाए, तो उसके अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो इन दोनों को बढ़ाने में गवर्नमेंट सोच रही है। कहीं ना कहीं मिट्टी की अगर बात करें उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उसकी जांच सबसे अहम होती है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो किसान घबराता है कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं मिट्टी में, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, किसी फसल के उत्पादन के लिए लगभग 17 जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं की एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले मेजर एलिमेंट्स थे, तो माइनर थे। तो जो सोइल टेस्टिंग की जो मुहिम गवर्नमेंट ने चलाई है, मोबाइल टेस्टिंग वैन्स हमारी हैं, हर ब्लॉक में हमारी जो सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, तो किसान खुद अपने खेत से सैंपल लेके जाए, उस तरीके से सैंपल लें। क्योंकि मैंने देखा है कि हालांकि गवर्नमेंट ने इतने सोइल हेल्थ कार्ड भी इशू कर दिए और काफ़ी इसको बजट भी काफ़ी प्रावधान है, परंतु किसान अगर खुद जागरूक होके और खुद सैंपलिंग करें, अधिकारियों से पूछें कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या एचडीओ हैं, वो बताएं कि बागान के लिए कैसे सैंपलिंग करनी है, फसल के लिए कैसे करनी है, और उसको खुद जाके अगर वहाँ से टेस्टिंग करवाएं और उसी हिसाब से फिर जो है खादों का इस्तेमाल करें, तो उससे ना केवल ज़मीन की ताकत भी बढ़ेगी और जो हमारी कई बार बात आती है कि उर्वरकों की जो है कमी है, कई बार आप सुनते होंगे डीएपी की बड़ी किल्लत आई है, उसका कारण यही है किसान बिना टेस्टिंग के खादों का उन्होंने फिक्स कर दिया कि 50 केजी डीएपी में डालना ही है, जबकि रिक्वायरमेंट शायद हो सकता है कि 40 केजी पर एकड़ हो। तो सोइल टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेचुरल फार्मिंग में छोटे किसान को के लिए चुनौती है या बड़े किसान के लिए? चुनौती की बात करें तो प्राकृतिक खेती में वही बात है कि शुरुआत में जो पैदावार में कमी आने की बात है, तो उसमें आप छोटे जो किसान हैं वो मिलजुल के भी काम कर सकते हैं। जैसे एफपीओ के माध्यम से या कुछ और अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके माध्यम से भी अगर वो छोटे छोटे उससे इकट्ठा होके, यूनिट छोटी ना रहे, उससे प्राकृतिक खेती वो अपना सकते हैं। एक सरकार की भी योजना है कि जो किसानों की आय है वो दुगनी हो, उसको लेकर के क्या करें? देखिए ये तो गवर्नमेंट का पहले से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करें।
जैसे मैंने अपने अभी मैं संबोधन में बता रहा था कि किसी भी कार्य को जो खेती भी है उसको जब तक हम बिजनेस की तरह नहीं लेंगे और उसमें एक्सपर्टीज हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे जो विभाग के कर्मचारी हैं विश्वविद्यालय से मिले, तो उससे अभी आपने यहाँ सुना भी है कि गार्लिक से 7-8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ किसानों ने ही बताई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी से उसको काम को करेंगे या दूसरे जो इंटीग्रेट करेंगे जो बाकी खेती के जो गैर पारंपरिक खेती हैं तो उनकी आय बिल्कुल बढ़ेगी। होता है तो किसान ऐसा जी, ये तो जहाँ भी अगर आपकी संगोष्ठी में जाएं कहीं किसान से बात करें तो रैंडमली कह देता है कि खेती घाटे का सौदा है। और मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि अगर आप खेती को दिल से नहीं करोगे तो घाटे का सौदा, खेती क्या कुछ भी काम हो चाहे वो बिजनेस क्यों ना है वो भी आपका घाटे में ही रहेगा। तो किसान यही आपने देखा है कि जो किसान 4-4 लाख रुपया अमरूद के बाग से ले रहे हैं तो संतुष्ट है वो, तो घाटे का सौदा नहीं कह सकते बशर्ते कि वो दिल से काम करें। मैं गगनप्रीत सिंह, उद्यान विकास अधिकारी इंद्री। मैं आज जो ये प्रोग्राम था इसमें किसानों को जो बागबानी की फसलों के बारे में बताया गया कि भिन्न भिन्न विविधताओं में जो जो फसलें लगा सकते हैं ताकि जो क्रॉप डाइवर्सिटी को है उसको बढ़ाया जाए। तो इसमें आज जो जो अधिकारीगण आए थे भिन्न भिन्न विभागों के, उन्होंने अलग अलग बारे में जानकारी दी और मेरे द्वारा भी जो सब्जियां, फल फूल, फसल की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया गया ताकि जो क्रॉप डाइवर्सिटी को अपनाया जा सके। तो कितने जागरूक हैं किसान इंद्री के और क्या बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, यहाँ किसानों का रुझान बहुत अच्छी तरफ बागबानी की तरफ है। बहुत सी फसल किसाने लगाते हैं। यहाँ पे मसाले की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, लहसुन की। इसके अलावा जो टमाटर है गया, खीरा है गया, जो बेल की फसलें हैं उसका भी किसानों द्वारा टेक्नोलॉजी के साथ जो है फसल लगाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी हद तक किसानों द्वारा बाग का भी एरिया लगाया गया है जिसमें मुख्यतः जो अमरूद है, लीची है और अपना अपना जो अनार का एरिया शामिल है। तो क्या है आय दुगनी का कहीं ना कहीं किसान इस तरफ बढ़ रहे हैं, अभी ये दुगनी हो आए हमारे? जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है आय दुगनी का, उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा देखा जा रहा है। जो किसान को स्कीमें दी जा रही हैं बाग के साथ, सब्जी लगाने के साथ और फल फूल के अलावा जो अपना जो मशरूम की सब्सिडी है वो भी किसानों को दी जाती है। तो इससे किसानों को इसका फ़ायदा दिया जा रहा है, जो किसानों की आय दुगनी पे काम किया जा रहा है। तो इन इस तरह की स्कीमों में छोटे किसान ज़्यादा आगे आ रहे हैं या बड़े किसान आ रहे हैं? जो इसमें मिक्स किसान है, कुछ किसान जो बड़े हैं जो वो बाग लगाने की तरफ हैं, जो छोटे किसान हैं वो जैसे टेक्नोलॉजी के साथ सब्जी लगा रहे हैं, कुछ मशरूम की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपना मधुमक्खी पालन का भी काम किया जाता है किसानों द्वारा। कितनी आमदनी कितनी हो रही है उन लोगों की? देखो जी, जो हमारे जो विभाग द्वारा जो है जो इंद्री ब्लॉक का देखा जाए तो कम से कम 2000 हेक्टेयर के आसपास किसान जो सब्जी का एरिया और जो बाग का एरिया लगाया जा रहा है, तो इससे किसान की आय दुगनी हो रही है। आज ये कार्यक्रम आज ये कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा और ऐसे कार्यक्रम किसानों को टाइम टाइम से करते रहना चाहिए किसानों के लिए। इससे किसानों को सुझाव मिलते रहें और अपनी समस्याएं किसान अक्सर लोगों को और सरकार को पहुंचा सकते हैं। जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि किसान ध्यान से सुनता है। तो आज वैज्ञानिक पहुंचे हैं, आपने भी कोई जो आप बात थी वो पूछी है, कुछ बताया है ना? जी जी, मैंने भी उनको बताया हाँ। जो बागवानी किसान के लिए जाल और झटका मशीन वाली जो फेंसिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और किसान, छोटा किसान, उसको एक खेत में लगभग 60-70 हज़ार रुपये लगता है। इतना अपनी जेब से नहीं खर्च पाता कि उसकी पहली इनकम कम है। इनकम बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल। रास्ते ढूंढ रहा है, ठीक है ना। और इतना एक साल उसको वैसे, 2 साल उसको वैसे फसल नहीं मिल पाती, 1 लाख रुपए उसको खर्च करना पड़ता है, तो कहाँ से लाएगा? अगर सरकार की तरफ से ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं ये कर दिए जाएँ तो इससे डाइवर्सिफिकेशन जो बोलते हैं, मतलब परिवर्तन, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। नंबर 2 बात, जो बाग वगैरह है इसका जो मंडी का सिस्टम है और ये कैसे करना चाहिए, इसकी पैकिंग कैसे करनी चाहिए, इसकी कोल्ड स्टोर, जो छोटे छोटे स्टोर होते हैं किसान के लिए, उसके ऊपर भी सब्सिडी होनी चाहिए।
तो इसमें आपको जो अकेले अकेले किसान के लिए नहीं, कम से कम ऐसे करता हूँ भाई जो 50 एकड़ पे 20 एकड़ पे इकट्ठा वो एक कोल्ड स्टोर लगा सकते हैं। हम्म, तो क्या बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं किसान? बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो कितना लेकिन जागरूक उनको हुआ, क्योंकि पहले उनको जो नॉलेज की कमी है फिलहाल, जी जागरूक होने की आवश्यकता है किसान। जागरूक होने की आवश्यकता जो सरकार किया था कि भाई किसानों की आय दुगनी है, तो कैसे होगी जी? इस तरह हो सकती है? हो सकती है अगर किसान और सरकार दोनों इसके लिए एग्री हो। सरकार थोड़ी एग्री है पहले से, जी पर किसान भी अब थोड़ा समझने लग गया, क्योंकि उसको बाहर घूमता है, कभी देख लिया भाई इंग्लैंड कनेडा क्या है, जी जी अगर अपनी खेती को सही तरीके से करेगा, जी जिम्मेवारी समझ के, तो हो सकता है। उसमें किसान को ये नहीं है कि अगर अकेला नहीं कर सकता है तो ग्रुप बना ले अपने, जी जैसे एफपीओ होती है। एफपीओ की समस्या थोड़ी ज़्यादा है, वैसे अपना थोड़े छोटे लेवल पे कर ले, अपने 3-4 बंदे मिल के कर लो। हमने भी किया है 3 बंदों ने मिल के। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। अच्छा, कब से आप बागवानी कर रहे हैं? मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ बागवानी का काम। पहले मैंने नींबू से शुरू किया था ये। नींबू में लगभग 5 साल मैंने रखा, लेकिन उसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी। उसमें एक बीमारी का स्प्रे करते दूसरी तैयार करी थी, और उसमें बाद में बीमारी आ गई पौधे सूखने की, जिससे सारा बाग ही मेरा नष्ट हो गया। कितने एकड़ में था? मेरा 100 एकड़ में बाग था, नींबू का, 100 के ऊपर ही था। लेकिन वो सारा बाग नष्ट होने के कारण बड़ी निराशा हुई। उसके बाद दोबारा फिर संजय जी से कॉन्टेक्ट हुआ, तो ये मेरे से पहले अमरूद की कर रहे थे, तो फिर मेरा भी रुझान अमरूद की तरफ गया, तो हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अमरूद लगाया। अब पिछले 3 साल से मैं अमरूद का ही कर रहा हूँ। कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हैं? मेरे पास पिछले 2 साल से जो प्रोडक्शन चल रही है, वो चल रही है 2 एकड़ में, 2.25 एकड़ में, और अब पिछले साल मैंने दोबारा 2 एकड़ नया लगाया है। अब मेरे पास 4.25 एकड़ हो गया अमरूद का। तो वैरायटी कौन सी लगाई हुई है? ताइवान पिंक। अच्छा, तो इसमें उत्पादन कितना है और कितना खर्च आता है किसान को? किसान का खर्चे की अगर बात करें तो हम अगर जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो उसमें तो खर्चा बड़ा मोटा बैठता है, क्योंकि हम उसको हर एक फ्रूट को कवर करते हैं, तो उसमें तो लगभग लगभग ये लगा के चलो आप 2 लाख पर एकड़ का खर्चा बैठता है इसमें। और अगर खर्चा 2 लाख का है तो प्रोडक्शन भी हमारे को उस हिसाब से ही मिल जाती है, अगर मेहनत करते हैं तो। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। तो सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है, इसमें 50,000 रुपये पर एकड़ का अनुदान है सरकार की तरफ से, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आते हैं, वो 3 साल में मिलता है हमारे को। अच्छा, तो आप ये अमरूद कहाँ पर बेचते हैं और कहाँ पर इसकी ये जो हमारा तो आमदनी? अमरूद सारा ग्रेडिंग करके उसको बॉक्स में पैक करके अपना हमने ब्रांड नेम बनाया हुआ है। ब्रांड नेम के तहत ही सारी गाड़ी यहाँ से पैक करके दिल्ली भेजते हैं हम तो अपना माल सारा। अच्छा, तो इसमें नुकसान भी है या फिर बीमारी भी आ सकती है कोई? नुकसान वाली तो देखो गुंजाइश नहीं है। हाँ। ठीक है, इसमें सिर्फ रेट का ऊपर नीचे होता है, कभी रेट कम मिल गया, कभी रेट ज़्यादा मिल गया, लेकिन फिर भी जो भी मिलता है सेटिस्फाई है उससे हम बिल्कुल। बीमारी का इसमें जो पेस्टिसाइड्स का तो हमारे पास इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, ना इंसेक्टिसाइड ना पेस्टिसाइड, उसमें हमारे को जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें फंगिसाइड का हमारे को इस्तेमाल करना पड़ता है। फंगस की बीमारी इसमें एक तो बरसात के टाइम में, और दूसरा अब जो सर्दी का पीक सीजन होता है, इसमें फंगस की बीमारी इसमें आती है, उसके लिए हमें फंगस का स्प्रे करना पड़ता है। तो क्या कितनी आमदनी हो जाती है महीने की, यदि बात करें? महीने की इसमें हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आए महीने हमको इसमें से मिलेगा। ये एक सीजनली फसल होती है। जैसे वैसे तो आता है 3 बार साल में, लेकिन 2 बार तो हम इसको पक्का लेते हैं फसल। दो फसल की तो हमारे को पक्का गारंटी है कि हम ले लेंगे। तीसरी फसल का मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया, पाला पड़ गया, धूप नहीं निकली, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आपने भी सबको पता है कि 1.25 महीने तक बिल्कुल बादल रहे थे और धूप नहीं निकली थी, तो उससे सारा हमारा फल जो था वो नष्ट हो गया। तो सालाना इनकम की बात करें, एवरेज क्या रहती है? सालाना इनकम की बात करें तो हम अगर अपना खर्चा निकाल के लगभग लगभग 2.5-3 लाख रुपए पर एकड़ निकाल सकते हैं। तो क्या जो सरकार की भी ये स्कीम है कि किसानों की आय दुगनी हो, उस तरफ अग्रसर हैं या नहीं है क्या? हाँ, 100%। मतलब